गरीब माँ की रसोई में जादुई राशन। हमेशा की तरह तो फिर आज आ गया, लेकिन आज मेरे पास तुझे खिलाने के लिए कुछ नहीं है। ये ले मेरे शरीर का मांस खा के अगर तेरा पेट भरता है तो तू आज मेरे शरीर का एक टुकड़ा खा ले। कुत्ता तेज तेज भौंकते हुए मालती के पास आकर उसके हाथों को खाना शुरू कर रहा है। मालती के शरीर के मांस को खाते ही ये कुत्ते में से कैसी दिव्य रोशनी निकल रही है। आइए जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। भगवान के लिए कुछ खाने को दे दो, भगवान आपका भला करेगा, मेरे बच्चे घर में भूखे हैं। मेरे पास कुछ पैसे हैं, अगर इससे तुम्हारी कोई मदद हो पाए तो कर लेना। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारा घर हमेशा आबाद रहे। मालती उन पैसों को लेकर एक किराने की दुकान पर आती है। भाई साहब 1 किलो आटा और थोड़ा सा दाल दे दीजिए। मालती पहले अपने पहले के पैसे दे दो, अब उधार इतना मैं तुम्हें और नहीं दे सकता। हाँ भाई साहब, मैं पैसे लेकर आई हूँ, ये लीजिए पैसे, और पहले के पैसे काट कर मुझे थोड़ा सा राशन का सामान, आटा और दाल दे दीजिए। अब मालती थोड़ा बहुत राशन लेकर अपने घर आती है, जहां उसका 10 साल का छोटा बेटा और 2 जवान लड़कियां अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। माँ, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को दीजिए ना। हाँ बेटा, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं अभी जाकर तुम्हारी भूख को मिटाने के लिए कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। अब मालती मिट्टी के चूल्हे पर लाए हुए राशन से दाल और रोटी बनाकर अपने बच्चों को परोसती है। तभी सभी लोग खाने बैठते हैं कि दरवाजा खुला देखकर वहां एक कुत्ता आकर भौंकना शुरू करता है। आ गया तू, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, ये ले रोटी खा। माँ आपने पहले गिनकर 5 रोटियां बनाई हैं, जिसमें से 2 रोटी तो आपने इस कुत्ते को ही दे दी। अब आप क्या खाएंगी? तो मेरी चिंता मत कर, मैं बची हुई दाल पी लूंगी। ये कुत्ता भी तो हमारी ही तरह भूखा है, इसकी तो जुबान भी नहीं है जो ये किसी से मांग कर खा सके। सभी लोग रोटी और दाल खाकर जमीन पर सो रहे होते हैं। वहीं मालती दीवार पर लगी घड़ी को टुकुर टुकुर ताक रही होती है। ये समय कितनी जल्दी निकलता जा रहा है। आंखों के सामने मेरी दोनों बेटियां जवान होती जा रही हैं। उनकी शादी के लिए पैसे जोड़ना अब असंभव सा लग रहा है। अब अपनी बेटी की शादी की चिंता मालती की आंखों की नींद को उड़ा चुकी थी। तभी अगले दिन सुबह, चलो मैं जा रही हूँ भीख मांगने, घर में थोड़ा सा खाना पड़ा होगा, तीनों भाई बहन मिल बांट कर खा लेना और अपने छोटे भाई का ध्यान रखना, मैं जल्द ही घर लौटूंगी। मालती ठंडी हवाओं में सड़क पर भीख मांग रही थी। तभी वहां से 2 कपल गुजर रहे होते हैं, जिसे देख मालती कहती है, भगवान तुम्हारे रिश्ते को हमेशा सलामत रखे, तुम ऐसे ही मुस्कुराते रहो और हमेशा साथ रहो। मालती की बातें सुनकर वो दोनों कपल बहुत खुश होते हैं। तभी वो अपनी जेब से पैसे निकालकर मालती के हाथ में देते हुए कहता है, ये लीजिए, ये कुछ पैसे हैं, इससे आप कुछ खाने पीने का सामान खरीद लीजिएगा। धन्यवाद बेटा, भगवान तेरा भला करे। अब मालती देर शाम उन्हीं पैसों से खाने पीने का छोटा मोटा सामान खरीद कर अपने घर लौटती है। ये लो गोपी, इसमें थोड़ा सा चावल है, इसमें नमक डालकर इन्हें उबाल लो, और ये सड़क पर कुछ सूखी रोटियां मिल गई थी, इन्हें तवे पर सेक लेना। अब गोपी चूल्हे पर जाकर चावल में नमक डालकर उबाल लेती है और कुछ सूखी रोटियों को तवे पर सेक कर लेकर आती है। सभी लोग जमीन पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी वहां पर वही कुत्ता आता है जिसे मालती रोजाना रोटियां दिया करती थी। देखो ये फिर से आ गया, चलो तुम लोग खाना खाओ, मैं इसकी रोटी डाल कर आती हूँ। मालती उन सूखी रोटी में एक टुकड़ा लेकर कुत्ते को डालती है। कुत्ते के जाने के बाद कुछ देर उसके दरवाजे पर एक लाचार बूढ़ी औरत आती है। बेटी, कई दिनों से अनाज का एक दाना मुंह में नहीं लिया, तेरे पास कुछ है तो मुझे भी खिला दे। तभी मालती अपने मन में कहती है, घर में तो अब कुछ भी नहीं है, ये रोटी का आधा टुकड़ा बचा है, क्या करूं? अगर इसे दे दिया तो मेरा बेटा क्या खाएगा? अच्छा ठीक है, आप रुकिए, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। तभी मालती जाकर अपने छोटे बेटे के प्लेट में से आधी रोटी का टुकड़ा लाकर उस बूढ़ी औरत को दे देती है। ये लीजिए माँ जी, मेरे पास खाने के नाम पर बस ये एक रोटी का टुकड़ा ही है, मैं आपकी इतनी ही मदद कर सकती हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। कोई बात नहीं बेटी, तूने अपने छोटे बेटे की भूख से ज्यादा मुझ बूढ़ी औरत के भूख को तवज्जो दी है, बस इतनी ही बहुत है, भगवान तेरा हमेशा भला करे। उस बूढ़ी औरत की मदद करने के बाद मालती अपने तीनों बच्चों के साथ जमीन पर ही सो रही होती है। अगले दिन सुबह, रेना, गोपी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आज मैं कहीं भी जाने की हालत में नहीं हूँ और घर में अनाज का एक टुकड़ा भी नहीं है, तुम लोग क्या करोगे, कैसे क्या खाओगे?
आप चिंता मत कीजिए माँ, आराम करिए। अभी चिंटू भी बाहर खेल रहा है, तब तक मैं और गोपी जाकर कुछ खाने का बंदोबस्त करके आते हैं। अब अपनी माँ की बिगड़ती तबीयत देख मालती के दोनों जवान बेटी खानों के बंदोबस्त करने के लिए घर से बाहर निकल जाती हैं। तभी देर शाम दरवाजे पर वही कुत्ता दस्तक देता है जिसे मालती रोजाना रोटी दिया करती थी। दरवाजे पर कुत्ते की आवाज सुनकर मालती खाट पर से उठकर उसके पास आती है। अरे तुम, अरे अब मैं क्या खिलाऊं तुम्हें? आज मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे तो खुद के बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? एक काम करो, अगर तुम्हें इतनी ही भूख लगी है तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे शरीर के मांस का एक टुकड़ा खा लो, जिससे तुम्हारा भूख शांत हो जाए। अब मालती ऐसे बोलती है कि वो कुत्ता मालती के हाथों की तरफ बढ़ता है और उसके हाथों को खाना शुरू करता है कि तभी उसके अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और वो एक बौना देवता का रूप धारण कर लेता है। कौन हो तुम? घबराओ मत मालती, मैं एक देवता हूं और आज तुम्हारे शरीर के मांस के टुकड़े को खाकर मेरा श्राप हमेशा के लिए कट गया। ये कैसा श्राप था देवता जो मेरे शरीर के मांस को खाकर कटा? मैं एक श्रापित कुत्ता था और ब्रह्मांड लोक में मुझसे कुछ गलतियां हुई थी, जिस वजह से सभी देवी देवताओं ने मुझे श्राप दिया था, जिसके बाद मेरा शरीर एक कुत्ते के रूप में बदल गया। लेकिन देवताओं ने मुझसे कहा था कि मेरा ये श्राप तभी कटेगा जब कोई इंसान अपनी मर्जी से मुझे उसके शरीर को काटने को कहेगा। और देखो, आज ऐसा ही हुआ और मैं अपने देवता रूप में लौट आया। तुमने मेरी बहुत मदद की है मालती, और हर बार मेरे भूखे पेट को भरा है। इसलिए आज मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। तुम एक काम करो, अब तुम अपनी रसोई में जाओ। अब देवता के कहने पर मालती अपनी रसोई में आती है, जहां उसकी रसोई दिव्य रोशनी से चमचमा रही होती है और ढेर सारा राशन भरा हुआ होता है। तभी बौना देवता उड़ता हुआ रसोई में आता है। ये देखो मालती, ये ढेर सारा जादुई राशन। अब तुम्हारी रसोई में कभी भी राशन की कमी नहीं होगी। लेकिन हां, ये जादू तब तक ही काम करेगा जब तक तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगी, अपने खुद के जन्मे बच्चे को भी। इतना कहकर वह बौना देवता वहां से गायब हो जाता है और मालती अपने जादुई रसोई के राशन को देखकर हैरान रह जाती है। तभी कुछ देर बाद उसकी दोनों बेटियां और उसका छोटा बेटा घर लौटता है। माँ माँ कहाँ हो? खाने को कुछ दो ना, बहुत तेज भूख लग रही है। अच्छा, तो मेरे राजा बेटा को क्या खाना है, जरा बताओ तो। माँ मेरा तो मन है कि मुझे पेट भर के शाही पनीर, पुलाव, पूड़ियाँ खिला दे कोई। अब मालती अपनी जादुई रसोई में आती है, जहां उसका जादुई राशन एक दिव्य रोशनी से चमचमा रहा होता है। अब जैसे ही मालती चूल्हे पर खाली बर्तन में जादुई राशन को डालती है कि तभी उसमें से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और वह कच्चा राशन एक स्वादिष्ट पकवान में बदल जाता है, जिसे लेकर वह अपने बच्चों के पास आती है। अरे माँ, इतना स्वादिष्ट पकवान आप कहाँ से लेकर आई हैं? हमारे रसोई में कोई जादू है क्या? या हमारी रसोई जादुई रसोई में बदल गई है? तुम सब आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। चलो फटाफट खाना खाना शुरू करो। अब मालती मुहावरा मारती हुई अपने बच्चों को शांत कर देती है और सभी बच्चे खुशी खुशी स्वादिष्ट पकवान को खाने लगते हैं बिना किसी सवाल के। अगले दिन सुबह मन तो कर रहा है कोई गर्मा गर्म प्याज के पनीर के पकौड़े, गोभी के पालक के पकौड़े खिला देता। मुझे तो दाल मखनी, नान और पुलाव खाने का बहुत मन कर रहा है। मुझे तो ठंडी ठंडी आइसक्रीम खानी है। अब दूर खड़ी मालती अपने बच्चों की भूख देख लेती है और फौरन अपने जादुई रसोई में आती है, जहां वो फिर से उन्हीं जादुई राशन को उठाती है जिसमें से सुनहरी रोशनी निकल रही होती है और उन्हीं जादुई राशन से अपने बच्चों के मनपसंद खाने को बनाकर मालती बाहर लेकर आती है। अरे माँ, फिर से इतनी स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान। अरे तुम्हारी रसोई कोई जादुई रसोई में तब्दील हो गई है क्या? कल तक तो हम दाने दाने के मोहताज थे। अब जो भी है, तुम्हें इन सब के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस ये समझो कि ये सब तुम्हारी माँ के अच्छे कर्मों का फल है। अब आज से तुम ये सवाल मुझसे दोबारा कभी मत पूछना।
अपनी माँ की बातें सुनकर उसके तीनों बच्चे शांत हो जाते हैं और चुपचाप स्वादिष्ट पकवान को खाकर उसका आनंद लेने लगते हैं। अब मालती रोजाना अपने जादुई राशन से अपने बच्चों के मनपसंद स्वादिष्ट पकवान बनाकर उन्हें खिलाती और साथ ही साथ पुण्य भी कमाती। वह ढेर सारे जादुई राशन से खाना बनाकर मंदिरों में जाकर भिखारी को खिलाती और ऐसे असहाय व्यक्तियों को खाना देती जो दाने दाने के मोहताज हैं। चलो, हमारा फर्स्ट फ्लोर तो बनकर तैयार हो गया। अब जब तक दूसरा और तीसरा फ्लोर बनेगा तब तक हम लोग इसी फर्स्ट फ्लोर के अंदर रहेंगे। हमने मेहनत करके आखिरकार अपनी पहली मंजिल की सीढ़ी को पार कर ही लिया। अब सिर्फ कुछ और दिन रह गए, फिर हम बाकी के फ्लोर भी बना लेंगे और आराम से रहेंगे। मैं तो बहुत थक चुकी हूँ। चलो अब हम घर के अंदर चलते हैं, आज आराम करेंगे, कल फिर से सब काम पर लग जाएंगे। ये सभी 10 की 10 बहुएं जमीन के अंदर अंडरग्राउंड में फर्स्ट फ्लोर वाले घर को बनाकर क्या कर रही थी? आखिर ऐसा क्या कारण था जो सभी इन बहुओं को जमीन में छोड़कर इस तरह अंडरग्राउंड में अपना घर बनाकर रहना पड़ रहा था? तो आइए इस कहानी के माध्यम से हम इसे जानते हैं। एक तो ठंड ने नाक में दम करके रख दिया है और ऊपर से ये छोटा सा कमरा, ठीक से पैर फैलाने की भी जगह नहीं है इसमें। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। पता है, एक छोटा सा कमरा है लेकिन फिर भी कोई चीज समय पर नहीं मिलती। 2 दिन पहले मैंने अपनी चूड़ियां उठाकर यहाँ रखी थी, अभी तक नहीं मिली, न जाने कहाँ चली गई है। कहने को ये 10 बहुएं अपने पति और सास के साथ रहती थी, लेकिन उनके रहने के लिए 3-4 फ्लोर का घर नहीं बल्कि एक फ्लोर का छोटा सा कमरा था, जिसके चलते आए दिन इन्हें काफी परेशानी होती थी। अरे कोमल, आराम से, सारी सब्जी जला दी। खास कर सीने में दर्द शुरू हो गया है। तो अब मैं क्या करूं? इस कमरे के घर के अंदर चूल्हा बना हुआ है तो आज तो उठेगी ही ना। सच में हम तो इस एक फ्लोर के घर में काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। माँ जी की भी हमेशा तबीयत खराब रहती है। आज तो हमें अपने पतियों से इस बारे में बात करनी ही होगी। जैसे ही उन सब के पति मजदूरी कर शाम को घर पहुंचते हैं, अब बहुत हो गया, आखिरकार कब तक हमें इस एक फ्लोर के घर में रहना पड़ेगा? 21 लोग एक छोटे से कमरे में कैसे रह सकते हैं? आप हमसे कह रहे थे ना कि बैंक में जाकर अपने घर के लोन के लिए बात करेंगे, तो क्या हुआ उसका? कुछ हुआ या नहीं? अगर हमें बैंक से लोन मिल जाता है तो हम अपने लिए आराम से घर बना सकते हैं। मैंने तो सोच लिया कि हम लोग 3 फ्लोर का घर बनाएंगे। बैंक में लोन की बात की तो थी, लेकिन हमें लोन मिलने में कम से कम 5 से 6 महीने का समय लगेगा। जब तक तो तुम्हें इस कमरे के घर में गुजारा करना होगा ना। अपने पतियों की बात सुन जहां सभी बहुएं खुश थीं, वहीं 5 महीने और उस एक कमरे में रहने की बातें सुनकर सभी बहुएं काफी ज्यादा परेशान भी थीं। ऐसे ही समय गुजरता है और अब ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और सब कुछ दिनों में ठंड के मौसम में हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो जाती है और समय बीतने के साथ साथ यह बारिश एक मूसलाधार बारिश में बदल जाती है। एक हफ्ता होने को आ गया है, कितनी तेज बारिश हो रही है। ऊपर से ठंड भी बढ़ गई है। जब से बारिश शुरू हुई है तब से हमारे घर कितना हिलने लग गया है ना। कभी कभी तो लगता है ये घर ही ना गिर जाए। इस घर के अलावा हमारे पास रहने की कोई और जगह नहीं है। बैंक से लोन मिलने में भी अभी काफी समय है। तब तक हम लोग कहाँ रहेंगे, वो भी इस ठंड में। सभी बहुएं उस लगातार हो रही बारिश और बढ़ती ठंड की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी एक दिन इतनी तेज बारिश और आंधी चलती है कि उनके घर की दीवारें जोर जोर से हिलने लगती हैं और सभी लोग डर के मारे घर से बाहर निकल आते हैं, जिसके चलते उनके घर टूट कर बिखर जाता है। ये क्या हो गया? अब हम लोग कहाँ जाएंगे भगवान? ये तूने क्या किया? हमसे हमारी ये छत छीन ली। बारिश से बचने के लिए सभी लोग तिरपाल लगाकर रहने लगते हैं। पैसों की कमी के चलते ये लोग एक किराए का घर भी नहीं ले पाते और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। इन सभी बहुओं का उस एक कमरे वाला घर कच्ची मिट्टी की जमीन पर बना था, जिसके चलते लगातार बारिश और घर टूटने की वजह से उनके घर के पास ही जमीन के अंदर एक काफी गहरा गड्ढा होता है, जिसे देख ये तो बिल्कुल किसी अंडरग्राउंड जगह की तरह बन गया है ना। पता है, एक बार मैंने किसी मूवी में देखा था कि जब एक शहर में एक बहुत भयानक बीमारी फैलती है तो लोग उससे बचने के लिए ग्राउंड में घर बनाते हैं और रहते हैं। तुमने तो काफी अच्छा सुझाव दे दिया। हम भी तो अंडरग्राउंड रह सकते हैं ना। देखो अपने आप कितना बड़ा गड्ढा खुद गया है। अगर हम चाहें तो इसके अंदर घर बना सकते हैं और ये गड्ढा कितना चौड़ा भी है। हम सब आराम से यहाँ रह सकते हैं। और मैंने सुना है कि अंडरग्राउंड वाली जगह भी काफी गर्म होती है, तो यहाँ पर ठंड भी नहीं लगेगी और हम ठंड से बच जाएंगे। पहले तो सभी बहुएं उस गड्ढे में उतरती हैं और देखती हैं कि अंदर से वो गड्ढा काफी ज्यादा मजबूत और गर्म भी है और ठोस भी। अंडरग्राउंड घर वाली बात सभी को बताते हैं और सभी इस बात पर हामी भर देते हैं। हमें सबसे पहले सीमेंट, ईंट और लकड़ियों का बंदोबस्त करना होगा, जिसके बाद हम लोग इस गड्ढे के अंदर बाहर जाने के लिए एक सीढ़ी बनाएंगे और फिर अपने घर की नींव रखना शुरू करेंगे।
यहीं पास में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो हम वहाँ से आराम से सीमेंट वगैरह, ईंट वगैरह ला सकते हैं, और लकड़ियाँ तो हमारे पति कहीं ना कहीं से ले ही आएंगे। 2 से 3 दिन लगाकर वो सभी बहुएं घर बनाने के लिए सभी सामानों को इकट्ठा कर लेती हैं और सबसे पहले सीढ़ी बनाकर अब अपने पहले फ्लोर की नींव रखती हैं। 6 से 7 दिनों में ही उन सभी बहुओं का पहला फ्लोर बनकर तैयार हो जाता है, जिसके चलते वो सभी काफी खुश होती हैं। हमारा पहला फ्लोर बनने की खुशी में मैंने सबके लिए मटर पुलाव बनाया है। अब मुझसे इंतजार नहीं होगा। जहाँ लोग जमीन पर 3 फ्लोर का घर नहीं बना पाए, वहीं अब अंडरग्राउंड में अपना 3 फ्लोर का घर बनाएंगे। हम सब आराम से उन फ्लोर में रहेंगे और सबसे बड़ी बात, यहाँ तो हमें ठंड भी नहीं लगती है। अगले दिन फिर से सभी बहुएं अपने 3 फ्लोर का घर बनाने में लग जाती हैं। मैं तो कह रही थी कि हम लोग 2nd फ्लोर पर ही किचन बना लेते और 3rd फ्लोर पर बाथरूम। ये सही रहेगा। हम में से कुछ लोग ऊपर रह लेंगे तो कुछ नीचे, और वैसे भी माँ जी की तबीयत तो अक्सर खराब रहती है, उन्हें बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, तो हम उन्हें 3rd फ्लोर पर ही रहने देंगे। 10 बहुएं 2.5 हफ्ते के अंदर उन सभी बहुओं का 2nd और 3rd फ्लोर भी बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें से अब 1st फ्लोर पर 4 बहुएं, 2nd फ्लोर पर 4 बहुएं और 3rd फ्लोर पर 2 बहुएं और कलावती रहती हैं। साथ ही साथ उनके पति भी उसी फ्लोर पर रहते हैं। अंडरग्राउंड घर बनाने की वजह से अब उन बहुओं को ज्यादा ठंड भी नहीं लगती है। तुम सबने तो मिलकर सच में कमाल कर दिया है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अंडरग्राउंड हम लोगों का 3 फ्लोर का घर बन सकता है। पहले तो हम लोगों को 1 फ्लोर के घर में रहने में कितनी ज्यादा दिक्कत आती थी, लेकिन अब देखो हम कितनी आराम से रह पाते हैं। वरना पहले एक ही कमरे में रहो, एक में ही सो और एक में ही खाना भी बनेगा। मेरी तो हालत खराब हो गई थी वहां तो मेरा दम घुटने लगा था, लेकिन अब देखो अंडरग्राउंड में रहकर भी हम लोग खुली सांस ले पा रहे हैं। अपने परिवार वालों को खुश देख वो सभी बहू भी काफी ज्यादा खुश थी और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। सभी बहुएं अपने अंडरग्राउंड वाले 3 फ्लोर के घर में काफी खुश थी, लेकिन अब अचानक फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। अब हम क्या करेंगे? कहीं बारिश होने की वजह से हमारा ये घर भी टूट गया तो, और हम इसी के अंदर दबकर मर गए तो? ऐसा कुछ नहीं होगा भावना। इसकी जमीन भले ही मिट्टी से बनी है, लेकिन ये अंदर से काफी ज्यादा ठोस है, और हमारा घर भी तो कितना ज्यादा मजबूत है। अगर यहाँ चारों तरफ पानी भर भी गया तो ये जमीन आसानी से सोख लेगी और कुछ ज्यादा परेशानी नहीं होगी। थोड़ी देर के लिए इन सीढ़ियों के सहारे बाहर भी निकल सकते हैं। जब भी कोई उन लोगों को उस अंडरग्राउंड वाले 3 फ्लोर घर के अंदर रहता देखता तो उन्हें काफी ज्यादा हैरानी होती और कई सारे लोग तो बातें भी बनाने लगे थे। जरा देखो तो सुनीता, ये लोग कैसे जमीन के अंदर अंडरग्राउंड में रह रहे? मुझे तो लगता है ये लोग जरूर कुछ गलत काम करते हैं, वरना इतनी सारी जमीन को छोड़कर कोई अंडरग्राउंड में भला क्यों रहेगा? क्या तो तुम ठीक रही हो, लेकिन ये तो इतने गरीब थे तो क्या ही गलत काम करेंगे। और तुम्हें याद नहीं कुछ समय पहले भारी बारिश की वजह से इनका घर कैसे टूटा? अब छोड़ो भी ना, जैसे तैसे करके ये गरीब लोग रह तो रहे हैं, भले ही जमीन पर रह रहे हो या अंडरग्राउंड में, हमें इससे क्या। और वैसे भी बेचारे ठंड में कहाँ ही भटकते। जहाँ कुछ लोगों को उनका ये रहन सहन पसंद था तो कुछ लोग उनके अंडरग्राउंड घर से अपना मुंह सिकोड़ लेते थे। ऐसे ही समय गुजरता है और अब आखिरकार उन सब के पतियों का लोन अप्रूव हो जाता है और उन्हें बैंक की तरफ से घर बनाने के लिए अच्छी खासी रकम भी मिलती है। आखिरकार हमें बैंक की तरफ से पैसे मिल गए। अब हमें इस अंडरग्राउंड घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम एक अच्छी जमीन पर अपना 3 फ्लोर वाला घर बनाएंगे। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम लोग अंडरग्राउंड जगह पर ये घर न बनाते तो हमें अभी तक इधर उधर भटकना पड़ता। कुछ ही वक्त में उन सभी बहू के पति एक अच्छी जमीन पर अपने पूरे परिवार के लिए 3 फ्लोर वाला घर बनाते हैं और अब पूरा परिवार उस अंडरग्राउंड वाले 3 फ्लोर के मकान के साथ साथ जमीन पर बने 3 फ्लोर के घर में भी रहता है।